शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने से, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, मैं हरेंद्र आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फोकस फ्यूचर में। फोकस फ्यूचर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोग इतिहास की श्रृंखला जारी रखे हुए हैं और इस श्रृंखला में आज हमारी जो क्लास है वो है महाजनपद। अगर महाजनपद से पहले के वीडियोस या क्लासें आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग उन वीडियोस को देख लें और उसके बाद तब अगर इस क्लास को देखेंगे तो बेटा फिर आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। ठीक है बेटिए, आगे देखिएगा। ये जो क्लास है महाजनपद की, आप लोग देखते हैं कि शुरुआत की अगर हम बात करें तो हमारा जो समाज है बेटा वो कबीलों में डिवाइड था। मैंने आपको उत्तर वैदिक काल में बताया था कि हमारा जो समाज था वो कबीलों में डिवाइड था और कबीले बेटे मिलके कबीले जुड़ते थे, कबीले जुड़कर जन बनता था, जन से बेटा जनपद बनता था और जनपद के जुड़ने से ही बनता था महाजनपद। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, कबीले एक छोटी इकाइयां होते थे, गांव से मिलकर बनते थे। ठीक है, और आप इस बात को अगर चाहें नोट करना तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, जिससे आपको याद बना रहेगा। और देखिए उसको, तो मैंने कहा था कबीले, है ना, मैंने कहा था आपको बेटा कबीले जो जुड़ते थे, कबीले जुड़कर जो बनते थे वो जन बनते थे और जन को जुड़कर बेटा जनपद बनते थे। और ये जो जनपद थे बेटे, ठीक है ना, ये जो जनपद थे, जनपदों को जुड़कर बनते थे महाजनपद, जनपदों को जुड़कर महाजनपद बनते थे। और आज हम जिनको बोलते हैं बेटा प्रांत, क्या बोलते हैं? प्रांत या राज्य बोल देते हैं जिनको, तो महाजनपद और जो राज्य है वही आपके आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप ये कहेंगे महाजनपद कुछ और नहीं था बेटे। क्या था महाजनपद? महाजनपद राज्य ही थे। क्या थे महाजनपद? तो ये राज्य थे जिनको आज हम राज्य या प्रांत बोलते हैं। और पहली बार अगर इन महाजनपदों की हम जानकारी की बात करते हैं तो बेटा पहली बार महाजनपदों की जो जानकारी है वो मिलती है, दो किताबें हैं बेटा। एक तो है बौद्ध धर्म की किताब, एक बौद्ध धर्म की किताब है बेटे, जिस किताब का नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय। ये बौद्धों की किताब है बेटा, अंगुत्तर निकाय। इसमें सबसे पहले 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और इसके अलावा अगर हम जैनों की बात करें तो जैन धर्म की भी बेटा एक किताब है जिसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है उसका? भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र की अगर हम बात करते हैं बेटे, अगर मैं भगवती सूत्र की बात करता हूं तो ये जो भगवती सूत्र किताब है ये जैन धर्म की किताब है। और जैन धर्म की भगवती सूत्र किताब में इसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन है। अच्छा देखो, एक बात और है, अगर हम 16 महाजनपदों की बात करें तो बेटा इसके 16 महाजनपद और ये वाले 16 महाजनपद, इन दोनों के नामों में कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दोनों में सेम लिखा गया हो, है ना, दोनों में कुछ अंतर है। फिर अगर हम देखें कि ज्यादातर जो पढ़े जाते हैं या जो ज्यादा मान्य है महाजनपद वो कौन से हैं, तो बेटा ज्यादा मान्य महाजनपद हैं जिनको अंगुत्तर निकाय में लिखा गया है, जो बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय है उसमें लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हम आज उन्हीं के अनुसार पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से हैं वे महाजनपद। तो देखिए बेटा, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उन महाजनपदों को। वे जो महाजनपद थे वो इस तरह से हैं, आप देख रहे हैं, ये जगह जगह आपको दिख रहा है, ये कंबोज है, गांधार है, कुरु है, ये मत्स्य है, अवंती है, ठीक है नहीं, आप देख रहे हैं बेटा, वग्जी है, ठीक है, मगध है, मल्ल है, काशी है, कौशल है। तो ये सभी इनकी स्थितियों को दर्शाते हैं। हालांकि इनके बाद में जो बताने वाला हूं आपको, वो आपके एग्जामों में जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं बेटे, वो पूछा जाता है आपको कि महाजनपद कहाँ था और महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। महाजनपद और उसकी राजधानी आपको कई बार पूछी जाती है। इसके अलावा पूछा जाता है आपको कि इसका वर्तमान क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, तो देखिए बेटा कौन कौन से महाजनपद थे, उनकी क्या क्या राजधानियां थी, हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है बेटे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये जो 16 महाजनपद थे, ठीक है ना, उनके स्थान देखेंगे। सबसे पहला महाजनपद में अगर बात करें बेटे तो सबसे पहला महाजनपद अंग है। अंग की जो राजधानी थी वो चंपा। और चंपा ये वाला जो क्षेत्र अगर देखें, वर्तमान क्षेत्र कहाँ था इसका, तो बेटे भागलपुर, मुंगेर और बिहार। ये भागलपुर, मुंगेर और बिहार का क्षेत्र था। ठीक है ना। अगला देखिए, अगर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आप देखिए मगध, सबसे शक्तिशाली
सभी महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली रहा है, जिसका वर्णन बेटा अथर्ववेद में मिलता है, वो कौन सा महाजनपद है? तो वो महाजनपद है आपका मगध, मगध महाजनपद। एक और बात जान लीजिए बेटा, यहाँ से हम जब भी इतिहास को पढ़ते हैं, चाहे वो प्राचीन हो चाहे मध्यकालीन हो, हमारा जो फोकस रहता है वो केवल सेंट्रल राजधानी पर रहता है, वो केवल केंद्रीय राजधानी पे। आपने देखा होगा प्राचीन भारत को जो पढ़ा जाता है उसमें जो केंद्रीय राजधानी थी मगध थी, तो हम फिर मगध पर शासन करने वाले जो राजवंश हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मध्यकालीन में जाते हैं तो दिल्ली और आगरा राजधानी रही है, तो फिर हमारा फोकस दिल्ली और आगरा पे रहता है। तो हमारा जब भी हम पढ़ते हैं तो केंद्रीय राजधानी पर फोकस है। ये हमारे बेटा इनकी अगर बात करें तो केंद्रीय राजधानी की तरह रहा है मगध। तो मगध को हम डिटेल में पढ़ेंगे, मगध पर जो राजवंश थे वो आगे पढ़ने वाले हैं। और बेटा मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगृह। राजगृह को कई एक बार इसका नाम मिल जाएगा राजगीर, कहीं कहीं इसका नाम आपको मिल जाएगा बेटा राजगीर। तो राजगृह, राजगीर, या राजगीर का एक और पुराना नाम था बेटा, राजगीर का पुराना नाम क्या था? तो वो था गिरिब्रज। क्या था? गिरिब्रज। तो याद रखिए गिरिब्रज, राजगीर और राजगृह एक ही बात है। हालांकि बाद में राजगृह के बाद इसकी जो दूसरी राजधानी है वो थी बेटा पाटलिपुत्र। और अगर हम वर्तमान क्षेत्र की बात करें कि इसका वर्तमान क्षेत्र कहाँ है, तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो पटना है, पटना गया, ये अभी वर्तमान बिहार में पड़ता है बेटा। तो ये महाजनपद भी किस राज्य में था? बिहार में, ठीक है। अगला देखिए काशी। काशी का उल्लेख भी बेटा मिलता है आपके अथर्ववेद में। ये दो ही ऐसी नगरी हैं, एक मगध और काशी, इन दोनों का उल्लेख आपके अथर्ववेद में लिखा गया है। अगला देखिए इसकी राजधानी वाराणसी, बनारस, ये जो है अभी वाराणसी है, पहले बनारस रहा है। और वर्तमान में क्षेत्र कौन सा है? तो वाराणसी का क्षेत्र था, ये वाराणसी के आसपास का क्षेत्र बेटा। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला देखिए अगर हम बात करते हैं कौशल की, अगली बात करते हैं कौशल, इसकी राजधानी रही है बेटा श्रावस्ती। और ये क्षेत्र कौन सा है? तो आप अयोध्या, और पहले इसका नाम क्या था अयोध्या का? तो फैजाबाद। क्या था ये? तो फैजाबाद था। तो फैजाबाद वर्तमान में इसका नाम है बेटा अयोध्या का क्षेत्र। तो फैजाबाद या अयोध्या का क्षेत्र ही क्या था पहले? वो बेटा आपका कौशल था, ठीक है। अगला देखिए वत्स। वत्स की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और इसके क्षेत्र को देखें तो इलाहाबाद और मिर्जापुर। और आप लोग देखते हैं कि इलाहाबाद का नाम भी बेटा चेंज हो गया है, इलाहाबाद का अब नाम क्या है? प्रयागराज। क्या है? तो प्रयागराज। तो ये प्रयागराज और आपका मिर्जापुर का क्षेत्र है। अगला देखेंगे चेदी। चेदी जो था बेटा इसकी राजधानी रही है शक्तिमती, और ये आपका बुंदेलखंड है। चेदी क्या है? तो बुंदेलखंड का क्षेत्र है बेटा, बुंदेलखंड। यानी अगर आप लोगों को पता है, मैंने कई बार ऑफलाइन क्लासों में बताया बेटा कि ये जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में कुल जिलों की संख्या क्या है? अगर पता है कमेंट करके बताइए बेटा। कुल जिले पूछ रहा हूँ, बुंदेलखंड के कुल जिले कितने हैं, ठीक है। तो आगे देखिए बेटा कुरु। कुरु की अगर बात करें तो इसकी जो राजधानी रही है कुरु इंद्रप्रस्थ। जी हाँ दोस्तों, ये जो इंद्रप्रस्थ है ये दिल्ली का पुराना नाम है बेटा। ये क्या है? इंद्रप्रस्थ। ये दिल्ली का ही पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। इसको किसने बसाया था? अरे इंद्रप्रस्थ को किसने बसाया था? तो इंद्रप्रस्थ को पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर के द्वारा बसाया गया है बेटा, पांडवों द्वारा बसाया गया है, ठीक है ना। इंद्रप्रस्थ के नाम से, दिल्ली के नाम से नहीं। दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल तोमर थे, ठीक है। और उसमें भी ये पूछ ले कभी कि नई दिल्ली, तो उसके संस्थापक जॉर्ज लुटियंस, ठीक है बेटा। आगे देखिए ये दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र है। अगला जो है वो है आपका पांचाल। पांचाल जो है बेटा, पांचाल आपने नाम सुना होगा। पांचाल जो है द्रौपदी कहाँ की थी? तो पांचाल की थी, ठीक है नहीं। द्रौपदी पांचाल की थी बेटा। और पांचाल की जो राजधानी दो थी, एक थी उत्तरी राजधानी जिसको कहा जाता है बेटा अहिच्छत्र। अहिच्छत्र वर्तमान में अगर हम देखें तो बरेली था। अहिच्छत्र क्या था बेटा? ये अहिच्छत्र था बरेली। और अगर हम दूसरे को देखें जो इसकी दक्षिणी राजधानी थी काम्पिल्य, ये बेटा कंपिल फरुखाबाद है। ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये कंपिल फरुखाबाद का क्षेत्र है। आगे देखिए और इसके क्षेत्र कौन कौन से थे वर्तमान में देखें तो बरेली, बदायूं, अलीगढ़, कासगंज के जो क्षेत्र थे वो इसमें आते थे बेटा। अगला है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर बेटा जयपुर है, विराटनगर कुछ और नहीं है, ये जयपुर है विराटनगर, ठीक है ना। तो विराटनगर जयपुर राजस्थान है बेटा ये। अगला देखिए सूरसेन। अगली अगर हम बात करते हैं तो आगे देखिए बेटा सूरसेन।
सूरसेन नगरी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इसकी राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा। मथुरा बेटा सूरसेन की राजधानी रही है। और मथुरा कहाँ है, तो आप देख कहेंगे इसको ब्रजमंडल क्षेत्र। क्या कहेंगे, ये ब्रजमंडल क्षेत्र है बेटा, जो आपका यूपी और राजस्थान में मिला हुआ है। ब्रजमंडल क्षेत्र कुछ यूपी में है और कुछ कहाँ है, तो कुछ राजस्थान में पड़ता है बेटा। तो ये ब्रजमंडल वर्तमान वाला क्षेत्र है। आगे देखिए अस्मक है बेटा अगला महाजनपद, इसकी राजधानी पोतन या आपको पोटली नाम मिलेगा इसका। और ये कहाँ थी अस्मक, तो अस्मक थी बेटा नर्मदा और गोदावरी के मध्य स्थित थी। विशेष तौर पर अगर हम देखें तो गोदावरी के किनारे। कहाँ थी, विशेष तौर पर हम देखें तो गोदावरी के किनारे थी। और हम ये कह सकते हैं इसको कि ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। बिल्कुल बेटे, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। दक्षिण में केवल एक ही महाजनपद था, एक ही महाजनपद। वो क्या था आपका, अस्मक। कभी नदी पूछ ले तो याद रखना गोदावरी के तट पर ये बसा हुआ था बेटे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका क्रम में, वो है अवंती। कौन सा है बेटा, अगला है अवंती। अवंती की अगर बात करते हैं तो अवंती मध्य प्रदेश। अवंती बेटा कहाँ पड़ता था, उज्जैन। अवंती सुना होगा आप लोगों ने। अवंती महाजनपद था और अवंती महाजनपद की राजधानी थी आपकी उज्जैन और महेशमती। महेशमती, हाँ अब तो बाहुबली की याद आ गई होगी महेशमती से। तो बेटा ये जो महेशमती है ये वास्तव में रियासत थी महेशमती, लेकिन फिल्म काल्पनिक है। फिल्म काल्पनिक है। ये महेशमती साम्राज्य जो रहा है बेटा, ठीक है, वो अवंती की राजधानी थी महेशमती। और इसका क्षेत्र कहाँ है, तो मालवा। जो मालवा का पठार है उसके इर्द गिर्द निवास करने वाले लोग क्या थे बेटा, ये आपका महेशमती। ठीक है, तो मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये था आपका अवंती महाजनपद। अगला अगर मैं बात करूं तो गांधार। बिल्कुल, गांधार से गांधारी का नाम याद आता है, जो बेटा कौरवों की माता थी कुरुवंश में। ठीक है ना, तो यही गांधार है। यहाँ के मामा शकुनी था, यहाँ के शासकों में मामा शकुनी। ठीक है, तो याद रखिए बेटा इसकी राजधानी तक्षशिला। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो तक्षशिला है। और प्राचीन अगर मैं भारत की बात करता हूं तो प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे जो प्राचीन केंद्र था वो तक्षशिला है। अगर विश्व के आप पुराने विश्वविद्यालयों को देखेंगे बेटे तो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो वर्तमान में आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पेशावर पाकिस्तान में है। और इसमें जो चाणक्य थे वो इसके विद्यार्थी भी रहे थे और बाद में राजनीति के प्रोफेसर भी रहे थे इसमें। ठीक है बेटा, तो ये तक्षशिला था। उसके बाद दूसरा विश्वविद्यालय भी भारत में ही बना था, वो था आपका नालंदा। नालंदा को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था और इसको बनवाया था तक्षशिला वाले को राजा तक्ष ने। ठीक है, आगे देखिए, आगे अगर बात करें बेटा ये क्षेत्र कहाँ है, तो अफगानिस्तान और रावलपिंडी का जो क्षेत्र है वो इसमें आता था। रावलपिंडी वर्तमान में तो बेटा पाकिस्तान में पहुंच गया है, लेकिन पहले वो इस रियासत का हिस्सा रहा है। आगे देखिए, बात करता हूँ कंबोज की, तो कंबोज की राजधानी हाटक। हाटक कंबोज की राजधानी थी। वर्तमान में देखें तो ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। वर्तमान में हाटक क्या है, तो जम्मू कश्मीर है। अगला है वज्जी। वज्जी बेटा इसको कहीं कहीं ब्रजी भी लिखा होगा, तो वज्जी इसकी राजधानी रही है वैशाली। वैशाली, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि वैशाली मगध की राजधानी भी रही है बेटा नागवंश में, कालाशोक के समय। ठीक है, तो ये कहाँ है, तो बिहार का क्षेत्र। और बिहार का वो क्षेत्र है जो नेपाल की तराई है। इनमें अगर आप देखेंगे तो सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, ये क्षेत्र आते हैं बेटा। तो आप ये कह सकते हैं कि नेपाल की तराई का क्षेत्र और बिहार की और नेपाल की जो सीमा रेखा है वो कभी बज्जी नाम से था, और ये आपका वैशाली इसकी राजधानी होती थी। आगे देखिए, मल्ल की बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी रही है वो कुशीनगर या पावापुरी जिसको बोलते हैं बेटा। तो कुशीनगर और पावापुरी दोनों इसकी राजधानी रही है। और देखो बड़े कमाल की बात है कि कुशीनगर में जो प्राण त्यागे थे वो त्यागे थे गौतम बुद्ध ने। अरे यहाँ जो प्राण त्यागे थे कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने, और पावापुरी में त्यागे थे बेटा महावीर स्वामी ने। ठीक है, और ये दोनों ही राजधानी किसकी थी, तो मल्ल रियासत में दोनों ने प्राण त्यागे थे बेटा। क्षेत्र देखिए तो ये देवरिया है, वस्ती है, गोरखपुर है, सिद्धार्थनगर इसमें भी आता है बेटा। अभी वर्तमान में जो जिला है सिद्धार्थनगर वो बटा हुआ था, वैशाली का क्षेत्र भी रहा है, और अभी वर्तमान में सिद्धार्थनगर जो है वो कुशीनगर का क्षेत्र भी है। ठीक है, इनमें से देखिए ये जो 16 महाजनपद थे, अगर हम इनको डिवाइड करें बेटे, हम इनको बांट के देखें तो दो तरह से बांट सकते हैं। एक तो गणतंत्र और दूसरा क्या था, राजतंत्र। ठीक है ना।
अगर मैं अब गणतंत्र की बात करता हूं कि गणतंत्र क्या है, तो आप लोग जानते हैं बेटे, ये जो शब्द है गण, अरे भाई गण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं गण, गण को आप लिख सकते हैं जन, इसको आप लिख सकते हैं लोक, ये सभी क्या हैं, ये सभी बेटा एक ही बात है, सभी एक दूसरे के पर्याय हैं। गण जन लोक सब क्या है, सब जनता के पर्याय हैं बेटा, ठीक है नहीं। अब इसको आप गणतंत्र कहिए, जनतंत्र कहिए, लोकतंत्र कहिए, हम ये कह सकते हैं गणतंत्र का अर्थ है कि जहां जनता का शासन है, जहां जनता सर्वोपरि है, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप संविधान में इसको देखेंगे तो आप एक और अर्थ इसका निकलता है, वहां पे आप इसको देखेंगे बेटा तो हम ये कहेंगे कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता हो वो गणतंत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही था बेटा गणतंत्रों में, मतलब यहाँ गणतंत्र और राजतंत्र दोनों थे, 2 गणतंत्र थे इन 16 महाजनपदों में से, तो बचे कितने, 14 जो थे बेटा 14 थे यहाँ राजतंत्र। अब देखो गणतंत्र कौन कौन से थे, तो आपके सामने लिखे हुए हैं, बज्जी और मल्ल। अगर हम इन दोनों को छोड़ दें, अगर हम बेटे बज्जी और मल्ल को छोड़ दें तो बाकी के जितने रह गए, बज्जी और मल्ल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के जितने रह गए वो क्या थे, सब वो थे बेटा सब राजतंत्र। क्या थे, सब राजतंत्र। आप इन दोनों को छोड़ दीजिएगा, एक ये वाले दोनों, ठीक है ना, ये दोनों क्या थे, तो ये दोनों ही थे आपके, ये दोनों ही थे आपके गणतंत्र, ठीक है। बाकी के जो थे वो सभी क्या थे, राजतंत्र थे। तो बाकी राजतंत्र, ये 2 गणतंत्र, राजतंत्रों को फिर लिखना नहीं क्योंकि इससे पहले के जो रह गए तो बस आपको याद रखना है। एक और बात बेटा, अच्छा इस समय की अगर बात करें तो राजतंत्र प्रणाली, शासन करने की जो राजतंत्र प्रणाली है उसको बेटा एक उत्कृष्ट प्रणाली माना जाता था। उत्कृष्ट का अर्थ होता है बेटे अच्छी पद्धति, उत्कृष्ट क्या है, अच्छा, अच्छी पद्धति माना जाता था। हम ये कह सकते हैं कि शासन की जो अच्छी पद्धति है वो क्या माना गया है, तो ये माना गया है आपका, ये माना गया है बेटा राजतंत्र शासन की सबसे अच्छी प्रणाली मानी गई, ठीक है ना। एक बात और मैं आपको बता देता हूं इसमें कि इन सभी महाजनपदों में से अगर कभी पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और बेटे सबसे छोटा महाजनपद, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये भी एग्जामों में कई बार पूछा गया है। तो आप देखिए सबसे जो बड़ा है महाजनपद वो था आपका अवंती, क्षेत्रफल में बेटा सबसे बड़ा महाजनपद था अवंती, और सबसे छोटे महाजनपद की बात करें तो बज्जी, कौन सा था, ब्रजी या बज्जी बेटा सबसे छोटा था, ठीक है। तो ये महाजनपद थे। इन सभी महाजनपदों में अगर मैं ताकतवर की बात करता हूँ, शक्तिशाली की बात करता हूँ, तो बेटे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा था मगध। कौन सा उभरा था सबसे शक्तिशाली, तो मगध, मगध बेटा सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, ठीक है नहीं, मगध, मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहा है। और हम जो पढ़ते हैं आगे जो राजवंश पढ़े जाते हैं वो बेटा किसके पढ़े जाते हैं, तो मगध के, किसके राजवंश पढ़े जाते हैं, मगध के राजवंश। तो बेटे वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो जरूर देखें बेटा, मगध के जो राजवंश हैं वो आपको अगले वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।